जंक्शन तक जाने वाली 204 नंबर की सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने वाली है। भैया बैठो, कैसे बैठो भैया, बैठ जाओ भैया, आराम से बैठ जाओ। आओ मैं जल्दी आओ ना भैया। या मौला हट हट। और जुम्मन चाचा क्या हाल चाल है? मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है भैया। अच्छा, सुबह डॉक्टर का मैं ले गया रहा है। अब भैया पैसे भी नहीं है उतने मेरे पास, अब मजदूरी भी नहीं होती है। बताओ एक घोड़ा है, कैसे इसको दिलावें, कैसे उनकी दवाई करें, क्या बताओ भैया, बहुत परेशान हूँ। क्यों चाचा, खेती बाड़ी नहीं होती है क्या? 4 बीघा जमीन है भैया, अब कल्लू पठान कब्जा कर लिए वहाँ। हमारे गरीब आदमी कौन सुनेगा भैया? बताओ हम कहाँ जाएं, घोड़े खिलावें कि गरीब आदमी की मुकदमा लड़ें उनसे, और दबंग आदमी है भैया, बोलो तो मारते हैं। क्यों चाचा रिपोर्ट नहीं लिखाई थाने में? हम गरीब आदमी कौन सुनेगा हाली भैया? रिपोर्ट लिखावा, पुलिस वाले जो दबंग आदमी उन्हीं की सुनत है, और इतने पैसे हमारे पे नहीं है जो हम ले देंगे कुछ काम चला लें अपना। गरीब आदमी की सुनाई होती है चाचा, बस न्याय लेने का ढंग सही होना चाहिए। अब अपनी सावित्री चाची को ही ले लो, उन्हें न्याय मिला कि नहीं? कौन सा मेरी चाची है भैया? हमको जानते भी तो नहीं है, कहाँ रहती हैं वो? उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव चित्तौरा। इसी गांव में रहता है माधव अपनी पत्नी सावित्री के साथ। माधव की गुजर बसर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके होती है, पर माधव आजकल बीमार है। हे भगवान, यह आपको क्या हो गया? हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। और जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लीजिए, आप दवा पी लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप ठीक हो जाएंगे। सावित्री, हाँ नीतू बाबू, हमने सुनील को बोल दिया है, बड़ी इच्छा हो रही है बहू और बेटों को देखने की। अनिल और सुनील को संदेशा भिजवा दिया है, वो लोग तो भी अपने काम में व्यस्त हैं। अनिल बाबू, अनिल बाबू, अनिल बाबू, अनिल बाबू। देख सावित्री, बड़ा भाई होखे के नाते तो हम तो से इतना ही कहब कि अब ऐसे काम ना चली। जा अपन खुशियां भरे पूरे परिवार में जाके ढूंढ। बल्कि हम तो ये कहब कि अपनी माँ के अपना साथ ले जाओ। नाती पोता और बहुओं में रही तो ओकर जी बहल जाइए। कुछ सोचा क्या? माँ के बारे में? देख भाई, अपनी घरवाली से तो अम्मा की पड़ती नहीं। एक काम कर, तू अपने साथ ले जा, जरूरत पड़ेगी जो मेरे लायक होगा बताना। भैया ले तो जाऊं, लेकिन परदेश में अपना घर ही चलाना भारी पड़ता है, ऊपर से एक और जिम्मेदारी। भाई मेरे बस की बात नहीं है। चाची, ये रोटियां किसके लिए? अनिल और सुनील, तुम लोग जा रहे हो क्या?
चाची को साथ में नहीं लेके जा रहे हो? नहीं, माँ को नहीं ले जा रहे हैं। अरे दिल्ली जैसे शहर में पहले व्यवस्था करनी होगी, पैसे तो हम भेज ही रहे हैं। अपने पति की मृत्यु और बेटों के अकेले छोड़ जाने के बाद सावित्री अकेली पड़ गई। जीवन की इतनी बड़ी लड़ाई और साथ देने वाला कोई नहीं। अब उम्मीद है उन रुपयों से जिन रुपयों को बेटों ने भेजने का वायदा किया है। पर कई दिन और महीने यूं ही डाक बाबू के पीछे पीछे भागते गुजर गए, पर बेटों का न कोई संदेशा आया, न कोई मनी ऑर्डर। सावित्री की जिंदगी अब दूसरों की दया पर निर्भर हो गई। सावित्री कुछ घरों में काम भी करने लगी। गांव के कुछ लोगों ने दया करके सावित्री का नाम विधवा पेंशन के लिए नामित कर दिया। तो फिर विधवा पेंशन के लिए बिमला देवी, बसंती देवी, असरफी देवी और सावित्री देवी का नाम दिया जाता है। ठीक ठीक है। ये तो अच्छा हुआ चाची जो तुम्हारा नाम विधवा पेंशन के लिए आ गया। कम से कम कुछ जीने का सहारा तो मिल गया, और थोड़ा बहुत तो आप घरों में काम करके भी कमा लेती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ तो भाइयों, आपको पता होगा शायद कि हमारे सरकार ने एक नया कानून पास किया है जिसे हम सूचना का अधिकार कानून कहते हैं। जिस तरह आप अपने घर में दूध देने वाले से और पेपर लेने वाले से हिसाब किताब लेते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, उसी तरह सरकार के सभी कामकाज पे आपका हिसाब लेने का आपका अपना अधिकार है। आप सरकार से पूछ सकते हैं कि आपके गांव में जितने भी चीज़ काम हो रही है, जितने भी रोड बन रहे हैं, जितने भी स्कूल बन रहे हैं, उसमें टीचर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर विकास के नाम पे जो भी पैसा आपके गांव में खर्च किया जाता है उसका हिसाब किताब आप रख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारा पैसा कहाँ से आता है। ये सारा पैसा आप ही के दिए हुए टैक्स से आता है, और इनका हिसाब किताब रखना आपका कर्तव्य और फर्ज होता है। जिस सरकार को आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर चुनते हैं, उस सरकार से एक एक चीज़ का हिसाब किताब लेना आपका कर्तव्य बनता है। जिस विधायक को, जिस मुखिया को, जिस सरपंच को आप लोग चुनते हैं अपना बहुमूल्य वोट देकर, उससे आप पूछ सकते हैं कि हमने जो आपको वोट दिया और हम जो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स आप किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। कहीं घपला तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि वो पैसे आप ही के टैक्स के द्वारा जमा किए जाते हैं। जो सरकारी अफसर चलो कमला, ये सब बातें तो मेरे समझ में नहीं आती। कमला और सावित्री को ये बातें समझ में नहीं आती। खैर, विधवा पेंशन के द्वारा सावित्री को जीने का सहारा मिल गया। प्रधान भैया राम राम। अरे माधव के दुल्हन, बहुत अच्छा काम किया जो खोला है। देखो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और खबर ये है कि बैंक में तुम्हारा विधवा पेंशन वाला पैसा आएगा। वो पैसा निकाल के जाओ अपने परिवार का खर्चा चलाओ। ठीक है? बड़ी कृपा हुई आपके प्रधान भैया। कृपा उर्पा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घर में चली जाती हूँ तो 4 बोरी अनाज रखा है, वो इतनी साफ सूफ कर देती हूँ, उसके बाद चली जा। ठीक है प्रधान हाँ भैया। जा। अगले दिन सावित्री ने पहला काम किया बैंक से पैसे निकालने का। अरे सेक्रेटरी साहब आप। अरे सावित्री, हम तो बैंक ही जा रहे थे। बड़ी कृपा है आपकी सेक्रेटरी साहब। देखिए हमारे पेंशन के पैसे भी आ गए। वो सब तो ठीक है, ऐसे नहीं आ गए तुम्हारे पेंशन के पैसे। अरे हमने और प्रधान जी ने बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये पैसे आए हैं। ऊपर से नीचे तक सभी को पैसे खिलाया है हमने। तो जो पैसे खर्च हुए हैं वो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ये पैसे कोई मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूँ, जो खर्च हुए हैं वही मांग रहा हूँ। पर मैंने सुना है जब एक बार खुली बैठक में नाम आ जाता है तो किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। गलत सुना। नहीं, ये पैसे हमारे हैं, ये पैसे मैं किसी को नहीं दूंगी। सोच लो। सोच लिया है। अरे अरे सावित्री सुनो तो। नहीं सोच लिया है मैंने। चाची, अरे वो चाची। आजा कमला, मैं भीतर हूँ। अरे बधाई हो चाची, सुना है पेंशन के पैसे आ गए हैं। हाँ कमला, दोनों बेटों के मुंह मोड़ लेने के बाद यही तो एक सहारा है मेरा।
उसमें से भी सेक्रेटरी आपको पैसा मांग रहा था। मैंने उसको 1 पाई नहीं दिया और वहाँ से भाग गई। अच्छा किया चाची जो भाग गई। मुँह जला, जरा भी दया माया नहीं। एक कमला ही थी जो सावित्री के सुख दुख में साथ देती थी। पेंशन के पैसे पाने के बाद सावित्री के दिन मजे से कट रहे थे। कुछ घरों में काम करके, कुछ पेंशन के पैसे, गुजर बसर अच्छे से चल रही थी। सावित्री ने अब कुछ घरों में काम करना बंद भी कर दिया था। अपना बचा हुआ समय हरि भजन में लगाती थी। पर पेंशन की छोटी सी रकम कितने दिन चलती? धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए और 6 मास का समय भी बीत गया, पर पेंशन की दूसरी किस्त नहीं आई। और एक दिन सावित्री प्रधान के पास आती है। प्रधान भैया। क्या बात है माधव की दुल्हन? प्रधान भैया, इस समय हम बड़ी दिक्कत में हैं। कौन दिक्कत है? अभी तक हमारी विधवा पेंशन का पैसा नहीं आया। पैसा? लगभग 8-9 महीने पहले आया था। तो तुम एक काम करो, फिर तुम वीडियो के नाम एक दरखास्त बना दो, ठीक है? ठीक है। फिर देखा जाए क्या होता है। ठीक है प्रधान भैया। हाँ ठीक है, जाओ। दूसरे दिन सावित्री ने कमला से एप्लीकेशन लिखवाकर प्रधान जी को दे दिया और बैठ गई इंतजार में कि कुछ हो और पेंशन की किस्त आए। इसी तरह कई दिन और महीने यूं ही गुजर गए, पर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सावित्री ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगाने लगी। अब तक वो ब्लॉक ऑफिस के कई चक्कर लगा चुके हैं। तुम क्यों आती हो बार बार यहाँ? अरे दे क्यों नहीं देती सेक्रेटरी साहब को खर्चा पानी? सावित्री को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। ये लेन देन क्या होता है? उसका काम करने के लिए कोई पैसे क्यों मांगता है? यही सोचकर सावित्री दूसरे दिन प्रधान भैया, प्रधान भैया। क्या बात है? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? प्रधान भैया, अब तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे खाने के भी लाले पड़ गए हैं। खाने के? हाँ प्रधान भैया। अरे छोटू, देख बेटा, 2-4 किलो अनाज दे दे इसको। प्रधान भैया, मैं भीख नहीं मांगने आई हूँ। मैं तो ये बताने आई हूँ कि मेरा विधवा पेंशन का पैसा लगभग 1 साल से नहीं मिला है। ब्लॉक में खर्च के लिए पैसा मांगा जाता है और मुझसे सेक्रेटरी भी घूस मांगते हैं। बोलते हैं कि जो तुम्हारी विधवा पेंशन बनवाने में खर्च लगा है उसको दो। मैं गरीब दुखिया कहाँ से दूं प्रधान जी? अरे भाई, सीधी सी बात है, जब पैसा नहीं खर्च करोगी तो ब्लॉक के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। और फिर आपने दरखास्त भी तो दे दी है। जैसे काम हो जाएगा वैसे आपको पैसा मिलेगा, आपको पता भी चलेगा। इसमें ज्यादा दौड़ने और भागने की कोई जरूरत नहीं है। और सरकार के पास सिर्फ यही एक काम नहीं है कि भाई कि आपकी पेंशन बनाओ। उनके पास बहुत काम होते हैं और आज हमारे पास भी बहुत काम है। तो जाओ अपने घर को, समझी? दिमाग खा लेते हैं सुबह सुबह। सावित्री को प्रधान जी के घर से निराशा ही हाथ लगी। क्या करे सावित्री? कौन मदद करेगा उसकी? चाची, तुम मेरे साथ चलो चाची। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो तो। पर कहाँ? वहीं जहाँ न्याय पाने का नया तरीका आया है। न्याय पाने का नया तरीका? वो क्या? सूचना का अधिकार यही वह तरीका है जिसके तहत आप न्याय पा सकते हैं। क्या आप सरकारी भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं? क्या आप रिश्वतखोरी से तंग आ चुके हैं? तो आइए हमारे साथ भंडाफोड़ अभियान में शामिल होइए और देखिए कि हम कैसे इस देश से, इस समाज से और इस गांव से कैसे इन जमाखोरों को निकाल बाहर करते हैं। जरा सोचिए आप लोग, अगर आप लोग अपने विधायक, सांसद और ग्राम प्रधान से या सेक्रेटरी से अगर आप ये प्रश्न पूछने लगे कि आपके गांव के विकास के लिए जो पैसा आया था, जो नाले बनने के लिए पैसे आए थे, जो खरंजा बनने के लिए पैसा आया था, जो स्कूल के भवन के निर्माण के लिए जो पैसा आया था, वो कहाँ गया और उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, वो अपने लाभार्थियों को मिला या नहीं मिला। अगर आप उनसे ये पूछने लगे कि जो पैसा विधवा पेंशन के लाभार्थियों को मिलने के लिए आया था, जो पैसा इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटन होने के लिए आया था, वो पैसा उनको मिले या नहीं मिले, या उनका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। यदि कोई घूस मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है? यकीन मानिए, जिस दिन हमारे देश की जनता ने
ये प्रश्न अपने सरकार से, अपने विधायकों से पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारे देश में भ्रष्टाचार और बेईमानी में कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि उनके आपके पैसे कहाँ खर्च किए गए और कैसे खर्च किए। अरे भैया, हमारे पूछने से क्या वो बताएंगे कितना खाया, कितना बनाया, कितना बचाया? अरे भैया, हमें तो वो अपने बराबर खड़े भी नहीं होने देते। बताएंगे और उन्हें जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने एक नया नियम और कानून पास किया है जिसे हम सूचना का अधिकार 2005 कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम वो सारी फाइलें, वो सारी कागजात निकलवा सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ सरकार से मांग सकते हैं जो सिर्फ अभी तक सरकार के पास ही रहती थी, और वो जानकारी भी हम लिखित रूप से ले सकते हैं और उन्हें वो देना पड़ेगा। बाबूजी, इसके लिए क्या कुछ शुल्क है? हाँ, इसके लिए 10 रुपये शुल्क निर्धारित हैं, और अगर आप गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, BPL कार्ड धारक हैं, तो ये शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हर विभाग में एक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए होते हैं, उनके पास आपको जाना है और एक एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखकर जाना है, और जिस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए उस आवेदन पे लिख दीजिए और उसे जन सूचना अधिकारी को जमा कर दीजिए, और 30 दिनों के अंदर वो जन सूचना अधिकारी आपको वो सूचना दे देंगे। ये सूचना अगर न दर्ज कराए तो? अरे भैया, हर अधिकारी के ऊपर कोई न कोई अधिकारी बैठा होता है। अगर वो जन सूचना अधिकारी आपके एप्लीकेशन, आपके आवेदन का जवाब 30 दिनों के भीतर नहीं देता है तो उसके तनख्वाह से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कट जाती है, और ये पैसे उसके वेतन से तब तक कटते रहेंगे जब तक कि वो सूचना आपको उपलब्ध नहीं करा देता है। अरे वाह यार, बहुत अच्छा। और अगर आप लोगों ने जानकारियाँ मांगनी शुरू कर दी, पूछताछ करनी शुरू कर दी, तो फिर जनता के सामने कोई भी चोरी या बेईमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी होगी। कोई आपका हक नहीं मार पाएगा। फिर यदि आपकी कोई समस्या है तो आगे बढ़िए और अपना आवेदन तैयार कीजिए और संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास अपना आवेदन जमा करवाइए। चाची, देखा नया रास्ता, अब आगे बढ़ो और अपनी समस्या कह दो। भैया, मेरा नाम सावित्री है। सोशल वर्कर ने सावित्री चाची की सारी समस्याएं सुनी और बीडीओ ऑफिस के जन सूचना अधिकारी के नाम एक एप्लीकेशन तैयार की, जिसमें यह पूछा गया कि मेरी विधवा पेंशन किन किन कारणों से रोकी गई, प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराएं। पेंशन रोकने हेतु विभागीय नियम, निर्देश व शासनादेश की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं तथा मेरे गांव की विधवा पेंशन प्राप्तकर्ताओं की एक प्रमाणित सूची उपलब्ध कराएं। किन किन अधिकारियों के आदेश से पेंशन रोकी गई, नाम, पद व पता बताएं। मेरी पेंशन कब से मिलना प्रारंभ होगी। पेंशन रुकने से शारीरिक मानसिक प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़ी, इसके लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए विभागीय सजा की क्या व्यवस्था है कि प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराएं। ये एप्लीकेशन लो और कल सुबह ब्लॉक ऑफिस चले जाना। ब्लॉक ऑफिस में तुम्हें जन सूचना अधिकारी मिलेंगे, उनको ये एप्लीकेशन दे देना, और साथ ही इसके एक कॉपी पर तुम उनका सिग्नेचर करवा के, हस्ताक्षर करवा के ले लेना, ताकि बाद में वो ये ना कह सके कि मैंने एप्लीकेशन पाया ही नहीं या तुमने एप्लीकेशन दिया ही नहीं। ये तुम्हारा एक प्रमाण हो जाएगा कि तुमने एप्लीकेशन उनको दिया है। और साथ में अपना राशन कार्ड का, जो तुम्हारा BPL कार्ड होता है, उसका एक प्रति लगा देना, ताकि इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि तुम गरीबी रेखा से नीचे रहती हो, और इससे तुम्हें 10 रुपये की फीस नहीं देनी पड़ेगी। जी भैया। तो फिर कल सुबह ब्लॉक ऑफिस। और इस तरह सावित्री चल पड़ी एक नई पहल करने। नमस्ते साहब। क्या है? ये एप्लीकेशन देनी है साहब। ये क्या बकवास है? ले जाओ इसे मैं नहीं ले सकता। अगर आज इसको नहीं ले गए तो हम इसको लेकर रात सूचना और क्या आएंगे साहब। अरे अरे लाइए, अरे मैं तो ऐसा ही कह रहा था साहब। इसकी नकल पर प्राप्त किया लिखकर दस्तखत कर दीजिए। और इस तरह सावित्री के प्रयास ने बदनसीबी और भ्रष्टाचार से निपटने का एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, जिसकी शुरुआत सावित्री ने ब्लॉक ऑफिस में एप्लीकेशन देकर कर दिया है।
अब देखते हैं इस पहल का प्रभाव क्या होता है और कितने दिनों में। सावित्री द्वारा ब्लॉक ऑफिस में दिए गए एप्लीकेशन का परिणाम एक ही सप्ताह के भीतर गांव में था। अरे सावित्री चाची, अरे सावित्री चाची। अरे सेक्रेटरी बाबू, हम गरीबों के यहाँ कैसे? अरे कमला, हम तो जनता के सेवक हैं। जनता जहाँ बुलाएगी वहीं चले आएंगे। अरे माधव की दुल्हन, लो प्रधान जी भी आ गए। अरे भाई तुम तो उस दिन ऐसे नाराज हुई तो पूछो मत, सीधे ब्लॉक ऑफिस पहुंची। खैर कोई बात नहीं, कम से कम बरसों का रुका हुआ काम हो तो गया। इनकी पेंशन तो आ गई है। अरे चाची, बैंक जाओ और अपने खाते से पैसे निकाल लो। अब तुमको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर समझ में एक बात नहीं आ रही कि आपने किया क्या ऐसा कि जो बरसों का रुका काम फटाफट आपका हो गया। जादू, सूचना के अधिकार का जादू। तो देखा चाचा जादू, ये जादू है सूचना के अधिकार का। अरे एक मर्तबा होगा बच्चा चमत्कार कहूँ, देर बेर कहाँ चमत्कार होता है। होता है चाचा, होता है, न्याय जरूर होता है, जैसा कि जहीर के साथ हुआ है। जहीर? कौन जहीर भैया, कहाँ रहता है? बिहार का एक छोटा सा जिला मधुबनी, जिसकी ख्याति भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली है। वजह मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी जैसे जिले जिनकी एक और पहचान है इनका पिछड़ापन, जहां सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचने से पहले ही सरकारी फाइलों में दम तोड़ देती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि इन्हें भी जरूरत है पीने के साफ पानी की, बच्चों के लिए पाठशाला की और एक अदद मकान की। ऐसा ही एक व्यक्ति है जहीर, जो झंझारपुर में रिक्शा चलाने का काम करता है। हजारों लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने वाले जहीर का दिन भर का लक्ष्य शाम तक इतना कमा लेना कि अपना, अपनी बीवी और 2 बच्चों का पेट भर सके। अपनी छोटी सी दुनिया में खुश जहीर। साजिया, को साजिया दोनों खाना खा चुके हैं, नहीं खा चुके? कब का खाता सो? रामचंद्र बनिया पैसे के लिए तगादा कर रहा था, कह रहा था उधारी चुकता नहीं किया तो अब वह उधार नहीं देगा। अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा। 560 रुपए बाकी है, पैसे हैं भी? अल्लाह बड़ा का एहसास है, सब हो जाएगा। लगभग टूट चुकी है, एक दिन गिर भी जाएगी। कितनी बार कहा है मरम्मत करवाओ, लेकिन प्रधान जी से बात करने जाते ही नहीं। अपने गांव में कितने लोगों ने इंदिरा आवास योजना से घर बनवा लिए हैं, एक तुम ही रह गए हो। अरे जाओ प्रधान जी से मिलो तो पता नहीं बात ही बन जाए। कहाँ खो गए? कुछ होश है भी? कल जाओ प्रधान जी के पास। हाँ ठीक। अल्लाह का नेक बंदा जहीर अपनी सारी परेशानियों को खुदा के हवाले करके बिस्तर पर लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। रात भर वो टूटे छप्पर को देखता रहा और छप्पर में खुला आसमान उसको। अगले दिन सुबह सुबह जहीर प्रधान जी के घर पहुंच गया, अपने सपनों के घर की फरियाद को लेकर। वाह कल्ले मियां, पूरे जवार में तुम्हारे जैसा माई नहीं है। चेहरे पर एक भी खराश नहीं है। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। जहीर, कहो जहीर, कैसे आना हुआ? सरकार का इस बार बुलंद हो। सरकार एक टुटही मड़ैया है अपनी, वो भी बहुत जर्जर स्थिति में है, कुछ ही दिनों में गिर जाएगी। सरकार रिक्शा चला के शाम तक खाने भर का हो पाता है। सरकार कहाँ छत बनवा पाएगी? सरकार ऐसा किया जाए, इंदिरा आवास योजना के तहत जो हमें भी एक अगर छत मिल जाती। वैसे आज भी आपके राज में हम जीत रहे हैं सर। हाँ जी नोटा। लो सेक्रेटरी भी आ गए, बात कर ले इनसे, इनका भी एक घर बनवा दो भाई। चल बात कर ले। क्या जहीर, क्या बात है? इंदिरा आवास योजना वाला मकान। अरे जहीर, उसमें कौन सी बात है?
समझो कि तुम्हारा मकान बन गया। अगले हफ्ते खुली बैठक है ना, उसी में डलवा देते हैं तुम्हारा नाम। बस एक छोटी सी खाना पूरी करनी होगी। वो क्या है कि खर्चा है थोड़ा सा, वो कर दो बस हो जाएगा। कैसा खर्चा है? यही कोई 5,000 रुपये। 5,000? हाँ 5,000। 5,000 हम कहाँ से लाएंगे सरकार? इतना इकट्ठा पैसा हम कहाँ आपका दे देंगे? अरे तो अभी कौन मांग रहा है जहीर? देखो जहीर, अगर अभी नहीं है तो बाद में दे देना, हो जाएगा। समझो तुम्हारा मकान बना ही। हलीमा, अरे हलीमा। अरे क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? अरे बात ही कुछ ऐसी है। क्या अपना नया घर? हाँ, ये तुम्हारा अपना नया घर। मैंने तो समझा था कि जो प्रधान और सेक्रेटरी के खास होते हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन ये योजना तो सभी के लिए है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वह एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। और उस रात जहीर और हलीमा दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक नई दुनिया में खो गए, एक नए सपने में, एक नए घर के सपने में। नए सपने के साथ नए दिन की शुरुआत। यूं ही सपने में पूरा एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, फिर कई महीने बीत गए। जहीर रोज सुबह सुबह काम पर निकलता और शाम को घर वापस आ जाता। साजिया के अब्बा, वो आवास योजना के बारे में कोई बात हुई क्या? 2-3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कोई बात नहीं हलीमा, सेक्रेटरी साहब के पास जाओ तो वो मिलते ही नहीं। प्रधान के पास जाओ, कहते हैं काम हो जाएगा, लेकिन कब वो खुद ही नहीं जानते। 2-3 महीने से ज्यादा हो गए, वो आप खुद ही नहीं जानते कि काम कब होगा। मुझे तो लगता है वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई बात नहीं हलीमा, सो जाओ अल्लाह का नाम लेकर। जहीर एक नई सुबह को फिर घर से निकला। आज जहीर ने सोचा कि क्यों ना चलकर सेक्रेटरी साहब से ही मिला जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आखिर कब बनेगा मेरा मकान। सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब। अरे जहीर, क्या बात है जहीर? अरे आप कहाँ रहते हैं? इतने दिनों से हम आपको ढूंढ रहे थे। क्या बात है बताओ। अरे वही इंदिरा आवास योजना। ओहो जहीर, तुमको बताया नहीं गया क्या? हाँ साहब, हमको नहीं मालूम साहब। तुम्हारा काम तो हुआ पड़ा है, एकदम हो गया। बस थोड़ी सी खाना पूरी करनी है। ना समझे साहब। अरे वही बात जो तुमसे कही थी, 5,000 रुपए वाली बात। 5,000 रुपया? 5,000 रुपया तो हम 5 जिंदगी में ना देखा है साहब। 5,000 रुपया हम कहाँ से लेके आए? हमारा बाप एक टूटी मढ़ैया, एक टूटा रिक्शा छोड़ के मर रहा है और बाकी हमारे पास कुछ ना है साहब। अरे अगर अपनी टूटी मढ़ैया और टूटा रिक्शा ही है तो फिर बसर कर अपनी जिंदगी अपनी झोपड़ी में। काहे बड़े मकान का सपना देख रहा है? ना रहे के साहब, हमरे पास न हो पाए 5,000 रुपया। हमने सेक्रेटरी के एक ही बात ने जहीर के ऊपर बिजली गिरा दी। जहीर के सपने बिखर कर चूर चूर हो गए। अरे जहीर भाई,
ओ जहीर भाई। अरे लालचंद भाई कहाँ रहते हो भाई, दिखाई नहीं पड़ते। यहीं रहता हूँ। हाँ, काम से जो समय बचता है उसका सदुपयोग एक समाज सेवी संस्था से जुड़कर करता हूँ। मतलब जो भी काम से समय बच जाता है एक समाज सेवी संस्था है उससे जुड़कर सूचना के अधिकार के कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार करता हूँ। मतलब ये है कि दिन में लोक सुधार, रात में परलोक सुधार का है न फायदा। फायदा तो है। हाँ चलो तुमको घर छोड़ देते हैं, चलिए इसी बहाने भाभी जी मिल लेंगे। हाँ जहीर भाई, वो पहले वाली बात नहीं दिख रही है आप में, क्या बात है? क्या बताए भैया, गरीब होना भी सबसे बड़ा गुनाह है। मतलब क्या? और जहीर अपनी सारी आपबीती लालचंद से कह सुनाता है। लालचंद जहीर को संस्था वाले राजेंद्र भैया के पास ले आता है और जहीर अपनी सारी आपबीती राजेंद्र भैया को सुनाता है। तो ये बात है। जहीर, तुम सेक्रेटरी, वीडियो या प्रधान से क्यों नहीं पूछते हो कि ये पैसा क्यों मांगा जा रहा है और किस काम के लिए मांगा जा रहा है? भैया हमारी इतनी हिम्मत था कि हम उनसे पूछेंगे पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, काहे हमसे घूस लिया जा रहा है। देखो जहीर, ये घर का सपना तुम्हारा है और इस सपने को किसी भी कीमत पे मरने मत दो। इस सपने को जिंदा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। जो तुम्हारा अधिकार है वो तुम्हें मिलना ही चाहिए और इस अधिकार के लिए, इसको हासिल करने के लिए हथियार मैं तुम्हें दूंगा। हथियार? तुम्हें इसके लिए कोई खून नहीं मांगना है, बस तुम्हें आगे बढ़ के सूचना के अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं सरकार के लोगों से मांगनी होगी और इस सूचना को देना उनकी जिम्मेदारी है। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने एक नया कानून बनाया है और वो कानून है सूचना का अधिकार कानून 2005। इस कानून के तहत हमें अपने विकास और अपने अधिकार से संबंधित कोई भी जानकारी सरकार के किसी भी विभाग से लेने का हक है। देखो जहीर, सरकार जो भी योजनाएं भेजती है तुम्हारे गांव में, क्षेत्र में, उसका पैसा कहां से आता है? वो पैसा कहीं और से नहीं आता, वो आप लोगों का अपना दिया हुआ टैक्स। कभी टैक्स दिया है? कभी नहीं दिया है। एक माचिस की तिल्ली से लेकर एक नमक तक जो भी आप बाजार से खरीदते हैं उस पे सरकार को आप टैक्स देते हैं और उस टैक्स का एक एक रुपया इस देश के हर एक नागरिक से आता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, भिखारी भी ये टैक्स देता है। वो पैसा इकट्ठा होता है सरकार के खजाने में और सरकार उसी पैसे से आपके लिए विकास की सारी योजनाएं भेजती है। जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह, आपके लिए योजनाएं, और उन्हीं योजनाओं में शामिल है इंदिरा आवास योजना। अब बताओ जहीर कि जो ये इंदिरा आवास योजना में आपका आवास आया, ये किसके पैसे का है? हमारे पैसे का है। बहुत बढ़िया। अगर ये आपके पैसे का है तो इसको लेना आपका अपना अधिकार है ना? और इस अधिकार को लेने के लिए तुम्हें इस कानून का इस्तेमाल करना होगा। तो अब ये कौन पूछेगा कि मेरा आवास कहाँ है? हम पूछेंगे, और कौन पूछेगा? बहुत बढ़िया। इसी हिम्मत की और इसी जज्बे की जरूरत है जहीर अपने अधिकार को लेने के लिए। तुमको ये जान लेना चाहिए कि ये कानून का इस्तेमाल कैसे करोगे। हर विभाग में, जितने भी विभाग हैं, हर विभाग में एक जन सूचना अधिकारी होता है और वो जन सूचना अधिकारी हर एक मांगी गई सूचना देने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। उसके पास तुम्हें एक दरख्वास्त देनी होगी और उसमें जो भी जानकारियां तुम चाहते हो अपने इंदिरा आवास से संबंधित, वो सारी जानकारियां उसमें लिखनी होगी। इसके लिए 10 रुपए का एक फीस भी है, लेकिन अगर तुम गरीबी रेखा से नीचे के हो, तुम्हारे पास सफेद वाला राशन कार्ड है,
या लाल वाला राशन कार्ड है या हरा वाला राशन कार्ड है, तो तुमको 10 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। तुम इसी की फोटोकॉपी अपनी दरख्वास्त के साथ लगा दोगे तो तुम्हें कोई फीस नहीं देनी है। और ये दरख्वास्त जब तुम जाके जन सूचना अधिकारी को दोगे अपने ब्लॉक में, तो उसके बाद उसके ठीक 30 दिन के अंदर वो तुम्हें सूचना देने के लिए बाध्य है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। भैया मुझे अपना हक चाहिए, इसके लिए आप बताइए हमें क्या करना होगा। शाबाश जहीर, इसके लिए हमें एक दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी ब्लॉक के जन सूचना अधिकारी के नाम, और उसमें हमें पूछना पड़ेगा आवास हेतु स्वीकृत मेरे आवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई, इस कार्यवाही की मुझे दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। ग्राम सभा की खुली बैठक में आवास हेतु चयनित लाभार्थियों को आपके विभाग के नियम के अनुसार कितने दिनों में आवास के लिए धन उपलब्ध किया जाता है, इस नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाए। अब तक मेरे आवास के लिए सरकार द्वारा जारी धनराशि मुझे क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, इसका कारण लिखित रूप से उपलब्ध कराएं। अब तक मेरा आवास न बन पाने में कौन से अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं और उनके खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार क्या कार्यवाही करेंगे। मेरा आवास कब तक बन जाएगा, कृपया मुझे बताएं। इसको लेके ब्लॉक में जाना, वहां पे जन सूचना अधिकारी को देना, और इसकी एक और नकल अपने साथ लेकर के जाना। उस नकल के ऊपर उस अधिकारी से ये लिखवा लेना कि मुझे ये दरख्वास्त मिल गई। ऐसा नहीं होने पे कल को वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे आपकी दरख्वास्त नहीं मिली, तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए ना। जी भैया, कल हम जरूर जाएंगे, हमें तो अपना अधिकार चाहिए। और जहीर दूसरे दिन सुबह सुबह ब्लॉक ऑफिस की ओर अपने सपने को सच करने के लिए निकल पड़ता है। ये क्या है? ले जाओ। दरखास्त तो नहीं लेंगे साहब, राज्य सूचना आयोग को जाएंगे साहब, हमको सब पता है। अच्छा लाओ, कोई बात। आज जहीर ने अपनी लड़ाई की शुरुआत ब्लॉक ऑफिस में एप्लीकेशन देकर कर दी है। देखते हैं ये छोटी सी पहल कुछ कर सकने में सक्षम है कि नहीं। हमेशा की तरह जहीर आज भी अपने काम में लगा है, वही रिक्शा चलाना, वही सवारियों को मंजिल तक पहुंचाना, पर इंतजार है एक नई किरण का। जहीर साहब, जहीर साहब, जहीर साहब घर पे है क्या? कहाँ भैया? जहीर साहब? जी हाँ। वो तो नहीं है, शाम को लौटेंगे। शाम को आ जाए तो बता देना कि वीडियो साहब ने बुलाया। जहीर साहब? अरे आइए अब। आज जल्दी आएगा। वीडियो ऑफिस से कोई आया था, आपको बुला गया है। हमको बुला गया है? वीडियो साहब ने बुलाया है। सब ठीक ठाक तो है ना? अभी ही तो सब ठीक है। साहब, वीडियो साहब से मिलना साहब। आपका नाम जहीर है? हाँ साहब। जाइए, वो अभी कर दिया साहब, मैं जहीर। आओ जहीर, आओ बैठो। साहब, मैं बहुत परेशान हूँ साहब। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा इंदिरा आवास योजना में मकान सेंक्शन हो गया है। तुम कल बैंक चले जाना, अपना खाता खुलवा लेना, तुम्हारे अकाउंट में 15,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। अपना मकान बनवाओ, फिर धीरे धीरे पैसा तुम्हें मिलता रहेगा, परेशान मत हो। अरे साहब, ये एहसान कैसे पूरी? एहसान की क्या बात करते हो? ये तो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है। लो जहीर, चाय पियो। अरे साहब, चाय कहाँ?
अरे जहीर शर्माओ मत, चाय पियो भाई, चाय पियो। अरे जहीर भाई, मुबारक हो जहीर भाई, आखिर जीत आप ही की हुई। अरे लालचंद भैया, ये आपकी और राजेंद्र भैया की कृपा है कि जो ये मकान बन रहा है। नहीं भाई, ये आपके हिम्मत की कृपा है। आपने हिम्मत के साथ सूचना के अधिकार का प्रयोग किया और ऐसा धोबिया पाठ मारा कि सभी चारों खाने चित्त हो गए। अरे लालचंद भैया, ये धोबिया पाठ नहीं है, वो घूस मांग रहे थे, ये घूसा है, घूस को घूसा। देखा चाचा, कैसा सच हुआ जहीर का सपना। झंझारपुर में अब किसी को भी इंदिरा आवास बनवाने के लिए 5,000 रुपए की घूस देने की जरूरत नहीं पड़ती। जहीर ने तो अपने साथ साथ पूरा गांव की तकदीर बदल दी। बात तो सही है भैया, अब तो क्या कोई का भी इंसान मिल सकता है। हाँ चाचा, तुम हिम्मत मत हारो, एक दिन जीत तुम्हारी ही होगी। मैं भी एक तुम्हें घटना सुनाता हूँ जो मेरे ही गांव ताज खुदाई में कुछ ही दिन पहले घटी। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ये है गांव ताज खुदाई का छोटा बाजार, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं और एक दूसरे का सुख दुख भी बांटते हैं। उसके बाद उस कोटेदार की इतनी पिटाई हुई कि कम तो कम 100-200 ग्राम ज्यादा तोलने लगा। वीरू भाई नमस्कार। नमस्कार। आज की क्या ताजा खबर है? खबर भैया बहुत चटाकेदार है, खुद ही पढ़ लो। बड़ा मेहनती लड़का है, इतनी गरीबी के बाद भी अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई करता है। शायद तुम्हें मालूम नहीं नरेश, ये अजायपुर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। किस क्लास में पढ़ता है भैया? अरे बीए की परीक्षा दी है इस बार। लो सुनो, एक कोटे वाला सरकारी गल्ला बेचता हुआ बाजार में पकड़ा गया। लोगों को बहुत दिनों से शिकायत थी कि लोगों का राशन मिलता नहीं, कहता था माल उठा ही नहीं। गांव की महिलाओं ने नजर रखी और बाजार में गल्ला बेचता हुआ पकड़ा गया। महिलाओं ने झाड़ू से पीट कर बुरा हाल कर दिया। गल्ला विक्रेता को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। अरे दूर क्यों जाते हो भैया, बगल में ही देख लो। ये है सरकारी गल्ले की दुकान और ये है दीनानाथ अन्न पाचा। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 बोरा वहाँ है, 40। अच्छा और उसको डाल देंगे वहाँ तो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कार है, हम कोई घोटाला कर रहे हो तो हमारी तरफ देख रहा है। चल काम कर, चल। चूतियाँ कहीं का। सान ले, इसको दे चावल। डाल दे, पूरा डाल दे। हाँ डाल। डाल ले, बाद में तोड़ लेना। कितना है? कितना चाहिए? 35 किलो। तो हो गया, चलो। 35 किलो का है, 5 परिवार है। तो मैं क्या करूं? मतलब का हम चावल कम दे रहा हूँ? बिल्कुल चावल कम दे। देखिए ऐसा है, सरकार को जाके डांटिए, उससे कहिए कि दीनानाथ को पूरे का पूरा चावल दिया करे। चावल कम है। देख ऐसा है ना, 115 रुपया निकालो, चलता बन। निकल जल्दी, निकल। दूसरा मिट्टी तेल दीजिए। मिट्टी का तेल तो खत्म हो गया भाई। तो का ड्रम देखिए खाली पड़ा हुआ है, हम तो अपने घर से देंगे। अब बटेगा? अब बटेगा 2-4 दिनों में। कितने दिन के बाद बटेगा? 10 दिन बाद बटेगा। इसको बोला ना, इसको पूछ लेना। जा चलिए दूसरा। चीनी लो। चीनी तो खत्म हो गई। हाँ चावल ले लो चावल। 6 किलो चावल तौल, 6 किलो तौल। तब तक तुम अंगूठा लगा।
ये 6 किलो चावल है। तक 60 किलो चावल लेंगे। अब इतना बड़ा चदरा घर से लेके आएगा तो थोड़ा सा दिखाई देगा कि नहीं? समझता नहीं है, ये कहाँ से आ गया? और इस प्रकार चलता है दीनानाथ का व्यापार। अर्ज किया है घोड़े की लीद में कैसे मिलाता है धनिया। वाह 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 वाह। और कम तौल कर उल्लू बनाता है वाह बनिया। वाह 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 वाह। और पकड़े जाने पर झाड़ू भी कहता है बढ़िया। और पकड़े जाने पर झाड़ू भी कहता है बढ़िया। हाँ ये बंद रखता है हमेशा, किसी को देता नहीं, राशन मिलता ही नहीं कभी। इसका कुछ करना पड़ेगा लगता है। जरूर करना पड़ेगा, ये गाँव वाले बहुत परेशान है, कभी नहीं देता राशन। जब देखो वोट लगाए बंद तो किसी को कुछ देता ही नहीं है। अम्मा, अम्मा, कहाँ हो? अरे बीरू बेटा आज बहुत देर लगा दी। हाँ माँ, ट्यूशन पढ़ाने में देर हो गई। लेकिन तुम कहाँ गई थी माँ? अरे बेटा गए थे गांव में मट्टी तेल मांगने। किसी के घर में इतना भी तेल नहीं था कि ढबरी जलाने भर का मिल जाए। अरे माँ, जब कोटेदार गांव में किसी को तेल देगा ही नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा? ये कोटेदार सारा मट्टी तेल और राशन बाजार में बेच लेता है। सारा गांव बहुत परेशान है इससे, इसका कुछ करना पड़ेगा। कल सुबह ही प्रधान से बात करता हूँ इसके बारे में। दूसरे दिन वीरू ने प्रधान जी को अखबार देते हुए दीनानाथ की सारी करतूतों का खुलासा कर दिया। तुम लोग ऐसा करो, शाम को घर पे आ जाओ, वहीं बैठ के बात करेंगे, दीनानाथ को बुला लेंगे, हो जाए। ठीक, चलो उसे। और उसी दिन शाम को वीरू अपने दोस्तों के साथ आओ वीरू आओ, हमने दीनानाथ को भी बुलाया। लो वो आ ही गए। जयराम जी की पंडित जी कहा कैसे याद किया? इन लोगों की शिकायत है कि तुम अनाज कम तौलते हो, लोगों को उनकी जरूरत भर का राशन नहीं देते, चीनी और मिट्टी तेल बाजार में बेच देते हो। ये क्या बना रखा है? देखो पंडित जी, ये जो कोटे वाले हैं ना, इनकी जात बहुत खराब होती है, बहुत बदनाम होती है इनकी जात। अब हम पूरा रजिस्टर लेके आए हैं, आप उसको चेक करके देख लें। अब देखिए बात ऐसी है कि हम खुद ही मजबूर हैं। अब बताइए हम क्या करें? ये इतने लोग आए हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं? कोई ना कोई बात तो होगी ही। देखो दीनानाथ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, दोबारा शिकायत न मिले। तुम ठहरे हमारे गांव के आदमी, इसलिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अपनी आदत सुधार लो, और नहीं तो इसी के कारण एक दिन तुम जो है जेल जाओगे। जाओ। जय राम। जय राम जय राम। देखो वीरू, मैंने दीनानाथ को मतलब भर कर डांट दिया, अब ये दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। दीनानाथ को प्रधान जी द्वारा अच्छी डांट पड़ी। सभी लड़के बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब दीनानाथ कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। पर मिट्टी का तेल देखते करते और तो खत्म हो गया। देखो ना पूरा ड्रम खाली है, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, मैं आपकी कोई व्यवस्था करता हूँ। देख घर में कुछ तेल पड़ा हो तो लाके इनको दे दे। जा जल्दी आना, वहाँ सो मत जाना। साल तेल तो आपके पास रहता नहीं, फिर कहाँ से मिल रहा है? अरे भैया अपने घर का माल दे रहा हूँ, ब्लैक में खरीदा था अपने इस्तेमाल के लिए। अब आप आए हैं तो आपको दे दिया है। ये लो पूरा 3 लीटर तेल है, ले जाओ।
चावल लेना हो तो ले लो। नहीं, इतने पैसे नहीं लाऊंगा। अरे तो कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना मेरे को, बाद में दे देना। ले चावल, तौल, छोटू जाके तौल चावल, चल हाँ, दे ले जा। दस्तखत कर देंगे, रजिस्टर मैंने बनाया है। ले हाँ, चल दूसरा। मिट्टी का तेल वो तो नहीं है, हम तो पहले बता चुके। अभी वीरू को तो दिए हो। हमारे वीरू को हमने अपने घर से दिया है। वीरू हमारे लड़के जैसा है, तो तुमको उससे क्या? चल फट, अगर चावल चाहिए तुम बोल। चीनी तो भागने को बहुत मारेंगे, भाग चल। काटे नहीं है भैया, चावल चाहिए मुझे। ए छोटू, इसे 8 किलो चावल नहीं, 12 किलो मिल रही। अरे जो दे रहा हूँ ले ले, नहीं उससे भी छुट्टी पाएगा। 8 किलो में कुछ होता है, 12 किलो मिलता है। अरे तो हाँ भैया, हमारा सर पे मत घोरा भोजो, चल लेके जा जैसे 8 किलो। चल। क्यों दीना, तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ? प्रधान जी की इतनी डांट खाई, उसके बाद भी सही नहीं हो? देखा वीरू भैया, हमने तो तुमको सब कुछ दे दिया, अब तुम काहे परेशान हो रहे हो? मैं इसलिए परेशान हूँ कि आपकी वजह से गांव के लोगों को महंगा राशन खरीद कर खाना पड़ता है या फिर भूखा ही सोना पड़ता है। आधे से ज्यादा घरों में अंधेरा रहता है। आप ठीक हो जाइए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब तो हमको धमकी देता है? एक FIR लिखवा दूंगा, सीधा थाने जाएगा। थाने बड़ा नेता बनता है तो जाके सरकार से काहे नहीं कहता है कि दीनानाथ को बोरे का बोरा अनाज दिया करे, ताकि मैं तुम सबको बांट सकूं, अपने घर से बांटूंगा का? बंद कर दुकान, नहीं चलाना है मुझे कोटा। और अगले दिन वीरू रोज की तरह घरों में अखबार डाल रहा था। उसे अखबार में कुछ दिखा। ये है हमारा रुंडा भैया और ये है हमारा सुंडा भैया। आवा रुंडा भैया, आओ बैठा। देखिए भैया, देखिए ऐसा है कि इस गांव में बड़ी पार्टी बंदी आजकल चल रही है। कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, वो हमको धमकी देते हैं, हमारी दुकान पे आके धमकी देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम कितना पावरफुल आदमी हैं। वो जो सामने चाय और होटल के जो दुकान देख रहे हैं ना, वहाँ से आप लोग जी भर के जो इच्छा हो मन में खाएं और तनिक अपने और बॉडी को फुलाएं हैं, तनिक और फुलाओ। देखा छोटू, चल इधर आ, उधर खड़ा हो। हाँ, देख ऐसा है ना, जाके दुकान से 1 2 3 4, नहीं मैं तो पीता नहीं, तू देख और 3 चाय लेके आ। चल मलाई मार के चल। हाँ, तुम लोग बैठो, हम आता हूँ। अच्छा, तो ये जान लो कि अब हमें किसी भी विभाग के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस सरकारी राशन की दुकान के बारे में भी अब हमें सब पता चल जाएगा कि अभी तक दीनानाथ ने कितना घोटाला किया है। पर भैया, कौन सा कानून? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो अब हमें करना क्या होगा? बस एक दरखास्त लिखनी होगी आपूर्ति विभाग में सूचना अधिकारी के नाम, और उसमें पूछना पड़ेगा कि दीनानाथ के कोटे के बारे में सारी जानकारी दीजिए। हाँ, यही सही रहेगा। सेठ जी, वीरू आपके खिलाफ दरखास्त लिख रहा है। ऐसा भी कोई कानून होता है का? सूचना के अधिकार का कानून? अरे वीरू पढ़ा लिखा है, वो कॉलेज जाता है, अखबार भी पढ़ता है। वो कह रहा है तो गलत नहीं होगा। ये बात तो सही कह रहा है। याद में मन लेना सेठ जी। तो हमको मास्टर जी से मिलना चाहिए, बहुत सारी बात बताएंगे, है कि नहीं? सेठ जी हमारी चाय। हाँ दीनानाथ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसका नाम है सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है और उसको मिल भी जाएगी। इसके लिए हर विभाग में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
और उस अधिकारी को 30 दिन के अंदर किसी भी कीमत पर सूचना देनी ही होगी। मान लीजिए सूचना अधिकारी को कुछ दे दिया जाए तो नहीं, मेरा मतलब है कि सूचना अधिकारी अगर सूचना ना दे तो देगा कैसे नहीं, उसको देना ही पड़ेगा। 30 दिन के अंदर सूचना उसको तो देना ही है। अगर नहीं देता है 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसके वेतन से काटा जाएगा और तब तक काटा जाएगा जब तक सूचना नहीं देता है। तब तो अपनी खैर नहीं। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब कि आप और आगे बताओ ना। मान लो दीनानाथ जी कि आपकी चोरी और बेईमानी से तंग आकर आपके गांव का कोई व्यक्ति आपूर्ति विभाग में एक एप्लीकेशन देकर ये पूछ ले कि हमारे गांव ताज खुदाई में कितना राशन, मिट्टी का तेल और चीनी आया है। प्रति माह हमारे गांव कोटेदार दीनानाथ द्वारा बांटे गए चीनी, मिट्टी का तेल और खाद्यान्न की आपूर्ति रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित फोटोकॉपी उपलब्ध करवाएं। राशन की दुकान व उसकी व्यवस्था संबंधी सारे कागजात की और सरकार के शासनादेश की प्रमाणित फोटोकॉपी उपलब्ध कराएं। उसके बाद उसको मात्र 10 रुपये जमा करना है और फिर विभाग की जिम्मेदारी शुरू। यदि कहीं उसके पास लाल सफेद राशन कार्ड है तो उसको 10 रुपये भी नहीं देना है। तब तो अपनी खैर नहीं। क्या? नहीं, मैंने कुछ कहा ना, मैंने कहा कि नमस्ते। क्योंकि मैं बीपीएल कार्ड धारक हूँ इसलिए मुझे 10 रुपए शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो नरेश, गांव के पास वाले बाग में कल 10 बजे मिलो। आखिरी अखबार में पास में ही डालता हूँ, फिर सभी लोग मिलके आपूर्ति कार्यालय चलेंगे। ठीक है भैया। और अगली सुबह वीरू अखबार बांटने के बाद सीधे बाग में आपूर्ति कार्यालय जाने के लिए पहुंचा। नरेश, कहाँ जा रहे हो बाबुआ? तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी जाऊँ। काहे हमारी पेट पे लात मार रहे हो? हमारा अच्छा खासा धंधा बंद करने पर तुले हुए हो। देखो बबुआ, तुम कहो तो तुम्हारा हम राशन पानी मिट्टी का तेल तुम्हारे घर पे ही पहुंचा दिया करें, वो भी मुफ्त में। बस तुम यहाँ एप्लीकेशन मत दो। एप्लीकेशन की बात तुम्हें पता चल गई, चलो अच्छा ही हुआ, अब तुम्हारी खैर नहीं। देखो वीरू भैया, मान जाओ, नहीं तो क्या? नहीं तो ये कि हम बहुत खतरनाक किस्म का आदमी हूँ, तुम्हारी यह जान भी जा सकती है। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम मेरे छोटे छोटे टुकड़े भी कर दो ना, ये आवाज बंद होने वाली। मैं नहीं तो मेरे साथ ही आवाज। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। रुंडा! रुंडा! मार! मार साले को! मार! मार! देखो वीरू, मान जाओ, अभी समय है। क्या हुआ वीरू? कुछ नहीं, वो कौन थे ये लोग? आपके आदमी थे। एप्लीकेशन कहाँ है? और इस प्रकार वीरू और उसके साथियों ने गांव में चल रहे दीनानाथ के घोटाले के अंत की शुरुआत आपूर्ति कार्यालय में एप्लीकेशन देकर कर दिया। और ठीक 10 दिन बाद पूर्ति कार्यालय से मांगी गई सारी जानकारियां अभिलेखों के साथ मिल गई। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, दीनानाथ कोटेदार की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा देखो और सुनो। इस रजिस्टर में साफ साफ लिखा है कि दीनानाथ ने पूरे साल राशन, मिट्टी का तेल व चीनी उठाया है और गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने हर महीने राशन, चीनी व मिट्टी का तेल प्राप्त किया है। क्या ये सही है? पिछले साल इसने सिर्फ 4 बार राशन बांटे हैं, लेकिन इसमें तो पूरे साल का हिसाब लिखा है। और दीनू काका, आपका नाम भी इसमें लिखा है।
हर महीने आपने राशन और मिट्टी का तेल उठाया है और बाकायदा हर महीने में आपका अंगूठा भी लगा हुआ है। नहीं, अंगूठा मेरा नहीं लगा है, हम दस्तखत बनाते हैं। गलत है बिल्कुल। इसमें तो सब गड़बड़ है। और इस तरह वीरू और उसके साथियों ने सारे गांव के सामने दीनानाथ कोटेदार की सभी कारगुजारियों और बेईमानियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वीरू और उसके साथियों ने थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट भी लिखाई और फिर एक कौन है वह? साला रात को भी नहीं सोने देता। अरे ये तो पुलिस है! अरे भागो! अरे भागो! अरे भागो! अरे भागो! देखा चाचा, वीरू और उनके साथियों ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। कोटेदार जेल की हवा खा रहा है। हाँ बेटा, सूचना का अधिकार बड़े काम की चीज है। वो तो है चाचा, हम भी शहर जा रहे हैं इसी काम से एप्लीकेशन देने। और ये चाची हैं, इनकी बेटी का कुछ लोगों ने 6 महीने पहले अपहरण कर लिया था। रिपोर्ट लिखाई थी पुलिस ने, पर पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। उसी की प्रगति के लिए एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। अब देखना कैसी होती है प्रगति। क्यों चाचा, अब क्या कहते हो? एक लड़ाई हम लोग पे जमीन खाते भैया, हो सका तो हम लोग साथ कोई इंसाफ हो जाए। एक एप्लीकेशन हम लोग लिखाई दो भैया। चाचा एप्लीकेशन तो मैं लिखे देता हूँ, पर एक शर्त है हमारी। कहांगा तो आगे बढ़ाओ, अपना नाम बताओ। हमारा नाम है